Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में समझें, पावर सेक्टर इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं होगी तो फैक्ट्रीज स्मूथली काम नहीं कर पाएंगी, ऑफिसेज ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, होम्स का डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। इसलिए पावर सेक्टर सिर्फ एक यूटिलिटी सेक्टर नहीं है, ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन है। अब इस सेशन में हम पावर सेक्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, फिर समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कैसे होती है और फाइनली ये कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस वैल्यू चेन में पैसा कैसे फ्लो होता है, डिमांड को कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, कंपनीज़ के लिए मेजर रिस्क्स क्या होते हैं और किसी पावर कंपनी को एनालाइज करते वक्त कौन से फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैट्रिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। गोल सिंपल है, पावर सेक्टर को कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क में समझना, ताकि आप किसी भी पावर कंपनी को बेटर क्लैरिटी के साथ एनालाइज कर सकें। अब समझते हैं पावर सेक्टर को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस है। फैक्ट्रीज, होम्स, ऑफिसेज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स और रेलवेज सब रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पावर सेक्टर को इकोनॉमी की बैकबोन कहा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है ग्रोइंग डिमांड। जैसे जैसे इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सपैंड होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी स्ट्रक्चरली ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट है मैसिव कैपेक्स थीम। रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन ग्रिड, सबस्टेशंस, स्मार्ट मीटर्स और स्टोरेज सिस्टम्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट है पॉलिसी ड्रिवन विजिबिलिटी। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे सेक्टर के कई पार्ट्स में रेवेन्यू प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। पावर सेक्टर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ का यूनिक मिक्स है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट थीम बन जाता है। अब समझते हैं पावर इकोनॉमी में फिट कहाँ होता है। पावर इकोनॉमी के सेंटर में होता है। इंडस्ट्री, होम्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सब रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी के बिना स्मूथली ऑपरेट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डायरेक्टली पावर डिमांड को पुश करती है। अगर फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं तो उन्हें ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक स्ट्रैटेजिक नेशनल प्रायोरिटी होती है। अगर कंट्री के पास रिलायबल डोमेस्टिक पावर अवेलेबिलिटी है तो इकोनॉमी ज़्यादा कम्पिटिटिव बन सकती है। पावर टैरिफ्स का कनेक्शन इन्फ्लेशन से भी होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाउस होल्ड बिल्स और बिजनेस एक्सपेंसेस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर डिमांड इकोनॉमी की ओवरऑल मोमेंटम का सिग्नल दे सकती है। इसलिए पावर स्पेंडिंग पैटर्न्स, ब्रॉडर इकोनॉमिक साइकिल्स और ग्रोथ ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करते हैं। अब पावर सेक्टर की वैल्यू चेन को सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन। यहाँ पावर प्लांट्स कोल, गैस, सोलर, विंड या हाइड्रो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर में एनटीपीसी जैसे प्लेयर्स आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी और हाइड्रो पावर में एनएचपीसी जैसे प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। सेकंड स्टेप होता है ट्रांसमिशन। इस स्टेज में हाई वोल्टेज ग्रिड लाइंस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन सेंटर्स से डिमांड सेंटर्स तक लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाती हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसका की एग्जाम्पल है। थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डिस्कॉम्स इलेक्ट्रिसिटी को एंड कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं, जैसे होम्स, शॉप्स, इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज। टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेट करते हैं। और फाइनली आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और अपने बिल्स पे करते हैं। सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ग्रिड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, डिस्कॉम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है और फाइनली होम्स और बिजनेसेस तक पहुंचती है। अब पावर सेक्टर के डिफरेंट सेगमेंट्स को समझते हैं। पावर सेक्टर एक सिंगल बिजनेस नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है जनरेशन। थर्मल पावर में कोल और गैस बेस्ड जनरेशन आती है। ये बेस लोड पावर प्रोवाइड करती है, यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इस सेगमेंट में एनटीपीसी, टाटा पावर और अडानी पावर जैसे प्लेयर्स आते हैं। रिन्यूएबल्स में सोलर, विंड और हाइड्रो आते हैं। ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सोलर और विंड का आउटपुट वेदर पर डिपेंड करता है।
इस सेगमेंट में JSW एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर और NHPC जैसे प्लेयर्स देखे जा सकते हैं। सेकंड सेगमेंट है ट्रांसमिशन। ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है। ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिसिटी को एक पावर प्लांट एरिया से डिमांड एरिया तक ले जाती है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और स्टरलाइट पावर जैसे प्लेयर्स यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डिस्कॉम्स एंड कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई करते हैं। बिलिंग और कलेक्शंस भी इसी सेगमेंट में हैंडल होती हैं। टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अडानी इलेक्ट्रिसिटी और स्टेट डिस्कॉम्स इस सेगमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है पावर ट्रेडिंग। IEX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रिसिटी स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर सेगमेंट का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग होता है, इसलिए किसी भी पावर कंपनी को एनालाइज सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी वैल्यू चेन के किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिक क्यों होती है। इलेक्ट्रिसिटी बाकी कमोडिटीज से थोड़ी डिफरेंट है। रीजन सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पर इजीली स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए सप्लाई और डिमांड को रियल टाइम में बैलेंस करना पड़ता है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए। पीक डिमांड पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ग्रिड स्ट्रेस जनरली पीक टाइम पर ही दिखता है। ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो स्पॉट मार्केट प्राइसेस सडनली स्पाइक कर सकते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को रियल टाइम कमोडिटी बोला जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली उसी वक्त प्रोड्यूस होती है और उसी वक्त कंज्यूम भी होती है। पावर डिमांड के की ड्राइवर्स को समझते हैं। पावर डिमांड कुछ मेजर स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स से ग्रो होती है। पहला ड्राइवर है इंडस्ट्रियल आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं। जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है तो पावर डिमांड भी इंक्रीज होती है। दूसरा ड्राइवर है अर्बन हाउसिंग। जैसे जैसे सिटीज़ एक्सपैंड होती हैं और हाउस होल्ड्स में अप्लायंसेस बढ़ते हैं, रेजिडेंशियल पावर कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। तीसरा ड्राइवर है डेटा सेंटर्स और मेट्रो रेल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नए डिमांड सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। चौथा ड्राइवर है EV चार्जिंग। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ओवरऑल पॉइंट ये है, इंडिया की पावर डिमांड सिर्फ शॉर्ट टर्म साइकिल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्टोरी से लिंक्ड है। अब समझते हैं पीक डिमांड क्या होती है। पावर सेक्टर में पीक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरेज डिमांड और पीक डिमांड में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिस्टम पर स्ट्रेस एवरेज डिमांड के टाइम नहीं, पीक डिमांड के टाइम आता है। फॉर एग्जांपल, समर में AC यूसेज बढ़ने से पावर डिमांड शार्पली इंक्रीज हो सकती है। कैपेसिटी शॉर्टेजेस भी मोस्टली पीक डिमांड के दौरान दिखते हैं। इसलिए पावर जनरेशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्लानिंग पीक डिमांड के बेसिस पर होती है। पीक टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी शार्प मूव कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिर्फ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखना इनफ नहीं है, पीक लोड मैनेजमेंट भी ट्रैक करना ज़रूरी है क्योंकि सिस्टम प्लानिंग और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पीक डिमांड हैंडलिंग पर डिपेंड करते हैं। अब समझते हैं सप्लाई मिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पावर जनरेशन मिक्स रिलायबिलिटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों को इम्पैक्ट करता है। कोल रिलायबल बेसलोड पावर प्रोवाइड करता है, इसका आउटपुट प्रेडिक्टेबल होता है और प्लांट 24 घंटे 7 दिन ऑपरेट कर सकता है। रिन्यूएबल्स लो कॉस्ट जनरेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सोलर और विंड का आउटपुट वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हाइड्रो की क्लीन और फ्लेक्सिबल सोर्स है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी सीजनल हो सकती है। गैस बेस्ड पावर फ्लेक्सिबल होती है और पीक डिमांड के टाइम यूजफुल होती है, लेकिन इसमें फ्यूल अवेलेबिलिटी और गैस प्राइस रिस्क इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर सिस्टम तब स्टेबल रहता है जब ये सोर्सेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ एक सोर्स नहीं, ओवरऑल जनरेशन मिक्स समझना चाहिए क्योंकि जनरेशन मिक्स ही सिस्टम रिलायबिलिटी और ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन थीम्स पावर डिमांड को कैसे ड्राइव कर रही हैं। लॉन्ग टर्म में पावर डिमांड को इलेक्ट्रिफिकेशन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। पहला थीम है ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन। EVs और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन डीजल कंजम्पशन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ाते हैं। दूसरा थीम है रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग, हीटिंग और हाउस होल्ड अप्लायंसेस का यूसेज बढ़ सकता है, इससे रेजिडेंशियल पावर कंजम्पशन को सपोर्ट मिलता है। तीसरा थीम है
इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एफिशिएंसी इंप्रूव करने और एमिशंस रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपैंड होगी वैसे वैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। यानी सिंपल पॉइंट ये है, डिमांड ग्रोथ और कैपेक्स ग्रोथ दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब समझते हैं थर्मल पावर और कोल जनरेशन बेसिक्स। कोल बेस्ड थर्मल पावर इंडिया के पावर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थर्मल प्लांट्स कैपिटल इंटेंसिव होता है, इनमें अपफ्रंट कैपेक्स हाई होता है और एसेट लाइफ जनरली 25 से 30 साल तक हो सकती है। थर्मल पावर का मेन रोल होता है बेस लोड सप्लाई प्रोवाइड करना, मतलब ये प्लांट्स कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ फ्यूल सप्लाई और लॉजिस्टिक्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। अगर कोल सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है तो प्लांट कैपेसिटी होने के बावजूद अंडर परफॉर्म कर सकता है। थर्मल पावर में एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है PLF। PLF का मतलब है प्लांट लोड फैक्टर। ये बताता है कि प्लांट अपनी कैपेसिटी का कितना इफेक्टिव यूज़ कर रहा है। हायर PLF का सिंपल बेनिफिट है फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होती है, इससे पर यूनिट कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब समझते हैं PLF क्या होता है। थर्मल पावर कंपनीज के लिए PLF एक हार्टबीट मेट्रिक जैसा होता है। PLF का मतलब है प्लांट लोड फैक्टर। अगर PLF अराउंड 75% है तो जनरली हेल्दी यूटिलाइजेशन माना जा सकता है। इसका मतलब प्लांट अपनी कैपेसिटी का स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा है। अगर PLF अराउंड 55% है तो यूटिलाइजेशन एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। और अगर PLF अराउंड 40% है तो अंडर यूटिलाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकता है। PLF को फ्यूल अवेलेबिलिटी, फ्यूल क्वालिटी, मेंटेनेंस शेड्यूल, एंड प्लान्ड आउटेज और PPA ऑफ टेक ड्राइव करते हैं। इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बस एक क्वार्टर का PLF देखकर फाइनल व्यू फॉर्म नहीं करना है। मल्टीपल क्वार्टर्स का ट्रेंड देखना ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टेम्परेरी स्पाइक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब समझते हैं गैस बेस्ड पावर। गैस बेस्ड पावर प्लांट्स का मेन एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट्स फास्ट रैंप अप कर सकते हैं, मतलब डिमांड सडनली बढ़ने पर ये जल्दी पावर सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए पीक डिमांड और ग्रिड बैलेंसिंग के लिए गैस प्लांट्स यूज़फुल होते हैं। लेकिन गैस बेस्ड पावर का बिगेस्ट रिस्क है फ्यूल इकोनॉमिक्स। ये प्लांट्स LNG या डोमेस्टिक गैस सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। इंटरनेशनल गैस प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकती हैं। अगर गैस प्राइस शार्पली बढ़ जाए तो पावर जनरेशन अनइकोनॉमिकल हो सकती है। इंडिया में कई गैस प्लांट्स एक्सपेंसिव इंपोर्टेड LNG की वजह से लो PLF पर ऑपरेट करते हैं। इसलिए गैस पावर में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूल रिस्क भी इक्वली हाई है। अब समझते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। इसमें एमिशंस मिनिमल होते हैं और प्लांट बनने के बाद रनिंग कॉस्ट यूजुअली लो होती है। हाइड्रो प्लांट्स की एसेट लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, कभी कभी 50 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा। एक और एडवांटेज ये है, हाइड्रो प्लांट्स डिमांड के हिसाब से पावर आउटपुट को रिलेटिवली क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए पीक पावर के लिए ये यूज़फुल होते हैं। लेकिन हाइड्रो के रिस्क्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। आउटपुट वाटर अवेलेबिलिटी और मॉनसून पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन लॉन्ग हो सकती है, कभी कभी 7 से 10 साल तक। एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, रिहेबिलिटेशन और लैंड इश्यूज़ भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई होती है, इसलिए हाइड्रो क्लीन और यूज़फुल सोर्स है, लेकिन इसमें पेशेंट कैपिटल और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ज़रूरी होती है। अब समझते हैं सोलर और विंड रिन्यूएबल्स के बेसिक्स। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का कैश फ्लो मॉडल थर्मल पावर से डिफरेंट होता है। ईयर 0 से 1 में मेजर स्पेंडिंग होती है, जैसे लैंड, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इवैक्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग। ईयर 1 to 5 में प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट करता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरली लो रहती है। ईयर 5 to 15 में प्रोजेक्ट स्टेबल कैश फ्लोज जनरेट कर सकता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी यूजुअली लिमिटेड होती है। ईयर 15 to 25 में ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं और रीपावरिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर ये है, रिन्यूएबल्स हाई अपफ्रंट कॉस्ट और लो वेरिएबल कॉस्ट एसेट्स होते हैं, लेकिन सोलर और विंड जनरेशन वेदर पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। इसलिए रिसोर्स असेसमेंट, साइट क्वालिटी और केयरफुल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब तक हमने पावर सेक्टर का बेसिक फ्रेमवर्क समझा।
हमने वैल्यू चेन, डिमांड ड्राइवर्स, पीक डिमांड और सप्लाई मिक्स कवर किया। साथ ही थर्मल, गैस, हाइड्रो, सोलर और विंड पावर के बेसिक्स भी समझे। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम CUF, हाइब्रिड और RTC प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन का टोल रोड मॉडल समझेंगे। तो मिलते हैं मॉड्यूल 2 में। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।